नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ नेशनल। मैं हूं आदित्य चौहान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का बजट पेश किया, आम बजट पेश किया। और इस बजट के पेश होने के बाद अब जब ये देश के सामने है तो ये समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिरकार ये इस बजट से देश को क्या मिला है, इस बजट से आम आदमी को क्या मिला है, मेरी पॉकेट में क्या आया है, मेरी पॉकेट से क्या गया है, किसको मायूसी मिली है, कौन बिल्कुल बम बम है। अलग अलग सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्री को क्या मिला, किसानों को क्या मिला, टैक्स पेयर्स जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनको क्या मिला। तो कहीं मायूसी है, कोई खुशी है, अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग तरीके की बातें अभी निकल के सामने आ रही हैं। तो हमारे पास दो एक्सपर्ट्स हैं, हमारे साथ साकेत कपूर जी हैं, हमारे साथ रंजीत मेहता जी हैं। हम इन दोनों एक्सपर्ट्स के ज़रिए समझेंगे कि आखिरकार इस आम बजट 2022 के मायने क्या हैं, किसको क्या मिला है, कौन ऐसा लग रहा है कि ठगा गया है और कौन से सेक्टर ऐसे कि जिस पर सरकार मेहरबान हुई है। बहरहाल शुरुआत मैं करूंगा रंजीत मेहता जी आपसे। मैं शुरुआत सिर्फ एक लाइन से करना चाहता हूं कि इस आम बजट को देख करके आपको क्या लग रहा है, ये बजट कैसा है? देखिए, ये एक बहुत ही विजनरी बजट है, क्योंकि ये बजट सिर्फ इस साल के लिए नहीं है। इसमें आज देश हमारे आज़ादी के 75th ईयर में यहाँ पे आ रहा है 2022 में। और ये बजट जो बनाया है स्पेशली देश जब 100 साल बाद 100 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस बनाएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है। अब जब हम करीब 8-9% रेट से हम इकोनॉमी ग्रो करेगी, उसमें सबसे पहला जो स्ट्रेस आता है तो वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। और इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर ये खास देखने वाली बात ये है कि अभी तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में के नाम पे सड़कें बनेंगी, हाईवेज़ बनेंगे, ये सड़कें और हाईवेज़ तो बन ही रही हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें कि कैसे हम जो है जलमार्ग के थ्रू, कैसे रेलवे के थ्रू और कैसे सड़कों के थ्रू और इसको शिप से कनेक्ट करके माल को सीमलेसली जो है एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सके और कॉस्ट भी कम हो। अगर आप देखें तो हमारे देश में बेसिकली मैं इसकी डिटेलिंग में आपसे आराम से बातचीत करूंगा, उसमें समझूंगा। मैं 2 लाइनों में अगर मैं समझना चाहूँ कि ये पूरा बजट आपने इसको सुना, आपने देखा, आपको एक कैसा लगा, ये आम आदमी के हित में कितना दिखाई पड़ रहा है? देखिए, आम आदमी के हित में डायरेक्ट अगर कोई ये हम लोगों का जो एक बना हुआ है माइंडसेट कि अगर बजट आया है तो हमें ये मिलेगा या टैक्स में रिबेट मिलेगी, ये चीज़ें सस्ती हो गई, ये चीज़ें महंगी हो गई, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये बजट उस टाइम में आया है जब देश पिछले 2 साल से कोविड महामारी के प्रकोप में था। उससे उभरने के बाद अब हमें सबसे पहले एक इकोनॉमिक मोमेंटम चाहिए देश में। अगर आप मोमेंटम चाहिए तो उस मोमेंटम को सेट करने के लिए ये बजट बनाया है कि इमीडिएटली कैसे लोगों के हाथ में पैसा जाए, डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ना जा करके, कैसे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा डालना पड़ेगा। वो काफ़ी बहुत बड़ा गवर्नमेंट का फोकस है। और दूसरा ये है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि आज आपने देखा, हम सब जानते हैं कि पिछले 2 सालों में पूरी दुनिया बदल चुकी है, बिजनेस मॉडल बदल चुके हैं। जो पुरानी कई चीज़ें थी वो सब कुछ एकदम ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्टोनिक शिफ्ट उसमें आ गया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ जाता है। ये जो बजट है, ये जो 6 पिलर गवर्नमेंट ने इसमें बताए हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ है, अपना इन्वेस्टमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ओवरऑल इवन क्लाइमेट चेंज का, कि कैसे क्लाइमेट चेंज का भी ध्यान रखा गया है। तो उस सब को मिलाते हुए मैं कहूँगा कि ये बजट एक फ्यूचरिस्टिक बजट है और जिसकी इस टाइम ज़रूरत थी कि इकोनॉमिक मोमेंटम हम कैसे अपनी इकोनॉमी में लाएं, देश को किस तरह जो है नेक्स्ट 25 साल तक कैसे हम आगे ले जाएं, वो एक दिशा बजट ने दिखाई है। और ऐसे ही कुछ बात निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कही भी थी कि अगले 25 साल को ध्यान में रख करके ये बजट बनाया जा रहा है, ये दिया जा रहा है। तो आप जब इस बजट को पहली नज़र में देखते हैं तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, इसमें मैं बहुत संक्षेप में ये कहना चाहूँगा
कि ये बजट जो है देश को तो दिशा दिखा रहा है और एक आम आदमी को रोज़गार दे रहा है। जी, तो कुल मिलाकर के मतलब ठीक है बजट, और देश के काफ़ी कुछ मतलब देखिए, हमारे को इस देश में एक आज के सर्कमस्टेंसेस के अंदर, आज के जो हालात हैं, जिसमें कि बाउंड्रीलेस बिजनेस है, बाउंड्रीलेस कल्चरल एक्सचेंज है, इंटरनेट ने हर एक आदमी को जोड़ दिया है। इस बजट में जो डिजिटल इम्पीटस है वो बिल्कुल उभर कर आ रहा है। जी। आप ये देखिए कि जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 5G रोल आउट की बात करी है जी। क्योंकि 5G की बहुत सारी एप्लीकेशंस आने वाली हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, उसकी तैयारी हम करेंगे। पासपोर्ट, ई पासपोर्ट की बात कर रही हैं वो। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दिखाती हैं। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो गांव है वो ब्रॉडबैंड से जुड़ रहा है, और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैं हर गांव को फाइबर के साथ लिंक करूंगी। तो ये नहीं कि सिर्फ जोड़ना इम्पोर्टेंट है, उस गांव में जो एप्लीकेशन चाहिए, जिसको हाई बैंडविड्थ चाहिए, वो गांव वाला चला पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा ये वर्क फ्रॉम होम जो बाय एक्सीडेंट, बाय पेंडेमिक हमने सीखा है, तो ऐसा भी समय आ सकता है जिसके अंदर जो बच्चा शहर में आके रहता था, पेरेंट्स से अलग आके रहता था, काम करता था कंप्यूटर के ऊपर या सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो आज गांव में बैठकर भी काम कर पाएगा विद दैट ब्रॉडबैंड फैसिलिटी। तो कुल मिलाकर के एक मोटे से नज़रिए से अगर हम देख रहे हैं तो देश के हित में है, आम आदमी के हित में। चलिए, अब मैं एक आम आदमी के नज़रिए से ही समझने की कोशिश करता हूँ। असल में जब ये बजट आ रहा था, उससे पहले पूरे देश में जो मध्यम वर्गीय फैमिलीज़ हैं, परिवार हैं, सबकी निगाह होती है, टैक्स पेयर्स हैं, सब ये चाहते हैं कि साहब हमें कुछ इसमें रिबेट मिले। एक आम आदमी के नज़रिए से, एक टैक्स पेयर्स के नज़रिए से इस बजट में कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई। आम आदमी को क्या मिला इससे, उस टैक्स पेयर्स को क्या मिला, क्या आप ये बताएंगे? देखिए, अगर फ्रैंकली अगर आप देखें तो डायरेक्ट मैं कहूँगा कि आम आदमी को उसको डायरेक्ट अगर मैं कहूँ कि उसकी कोई स्टैंडर्ड, अगर सैलरी क्लास की बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन कोई नहीं बढ़ाई है या टैक्स स्लैब में कोई छूट नहीं दी है, ये सब बातें डेफिनेटली नहीं हैं। तो उस तरीके से जो हमारा एक माइंडसेट बना हुआ है कि जब बजट आ जाता है तो कुछ न कुछ जो है उसमें किया जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये एक प्रायोरिटी की बात होती है। जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम पिछले दो साल से जो है कोविड सिचुएशन से हम जूझ रहे हैं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी ये है गवर्नमेंट की, कैसे एक लार्ज पूरे देश में हर इंसान को, एक पर्टिकुलर इंसान को ना ध्यान में रखते हुए कि कैसे सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट मिले। कई लोग जो है बेरोज़गार हो चुके हैं, आपने देखा कोविड के टाइम में लोगों की नौकरियां चली गई, कई लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए, 60 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात करी है। तो वो रोज़गार कहाँ से आएगा? क्योंकि एक बड़ी कहावत है, डोंट गिव अ पर्सन अ फिश बट टीच हिम हाउ टू डू फिशिंग। कि आपको एक बार एक मछली दे दी, वो आप एक बार में खा जाएंगे, बट अगर आपको ये बताया दिया जाएगा कि भाई ये कैसे मछली कैसे पालन कैसे होता है, कैसे पकड़ते हैं, तो उसमें आप उससे अपना रोज़गार जो है हमेशा के लिए पैदा कर सकते हैं। तो यही जो है इस बजट में है। डायरेक्ट उसमें कुछ नहीं मिला, अभी कुछ नहीं दिख रहा है, विजिबल कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन जो इनविजिबल है, जो कि आने वाले टाइम में जब एक इकोनॉमिक एक्टिविटी मोमेंटम बनेगा तो उसमें हर इंसान को जब रोज़गार मिलेगा, और रोज़गार मिलेगा तो उसके हाथ में पैसे आएंगे तो वो अपना उसको कंजम्पशन करेगा तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो नेचुरली हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा। आज गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, आज गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम रेलवेज़ का कितना सुधार हो गया। आप देखिए, अगर रेल सेक्टर को देखें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को देखें, सड़कें देखें, पूरी हिस्ट्री में आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई है जिन्होंने 35 किलोमीटर पर डे सड़कें बनाई हों, है ना। हम आज भी इस बजट में भी 25,000 किलोमीटर सड़कों का टारगेट, जो कि अनथिंकेबल था। और दूसरा, जिस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज के यानी जो वातावरण में जो ये नुकसान हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, अब वो भी सोचना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो ऐसा एक चैलेंज है जिसमें कि ह्यूमन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स हैं, कि हम अगर उसमें
1 डिग्री अगर तापमान और बढ़ गया तो कई ऐसे देश हैं जो कि दुनिया के नक्शे से ही मतलब मिट जाएंगे। तो अब देखिए कितनी बड़ी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से शायद मे बी कभी कभी आम आदमी इस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं, बट ओवरऑल अगर हमारे सर्वाइवल की बात है तो उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम ज़िंदा तो तभी रहेंगे जब हमारे आसपास एक माहौल ऐसा पैदा किया जाए कि हर आदमी वहाँ पे सेफ महसूस करे। तो वो एक इस बजट के थ्रू मिल रहा है, और जो अल्टीमेटली उसे आम आदमी को भी फ़ायदा होगा और बिजनेसमैन को भी फ़ायदा होगा, हर किसी को फ़ायदा होता है। ये गवर्नमेंट का काम है कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, लीडरशिप का वही काम है कि आप कैसे एक टोन सेट करें। तो वो इस बजट के थ्रू दिख रहा है। आपके इस जवाब को मैं शिफ्ट कर दूंगा साकेत जी की तरफ। जो साकेत जी से मैं समझना चाहूँगा कि देखिए, एक आम आदमी टैक्स भरता है, और टैक्स भरता है, उसी टैक्स के बूते देश जो है वो तमाम सारे डेवलपमेंटल वर्क करता है। तो आम आदमी जो वो टैक्स भर रहा है उसको ये हमेशा चाहत रहती है कि भाई मैं तो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ देश के विकास में, लेकिन जब कोरोना फैला तो मेरी नौकरी गई, जब कोरोना फैला तो मेरी सैलरी कट हुई, मेरी जेब से टैक्स में तो कोई दिक्कत हुई नहीं, टैक्स वहीं की वहीं रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है कि वो जो टैक्स पेयर्स हैं वो ठगा सा महसूस नहीं कर रहे हो? देखिए साहब, ऐसा है कि मैं भी टैक्स पेयर हूँ, आप भी टैक्स पेयर हैं, और हमारे मेहता साहब भी टैक्स पेयर हैं। हम तीनों टैक्स पेयर यहाँ पर हैं, और इस देश के टर्म्स में हम माइनॉरिटी के अंदर हैं। हम माइनॉरिटी में आते हैं जहाँ तक टैक्स देने का सवाल है। बट आज की जो स्पीच थी मैं उसे बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहा था। तो जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत सारी चीज़ें इम्प्लिसिटली कह रही थी। उन्होंने एक्सप्लिसिटली बहुत चीज़ें नहीं कही, उसका विस्तार नहीं किया उन्होंने। एक उन्होंने टैक्स रिफॉर्म की बात करी, इनकम टैक्स के अंदर टैक्स रिफॉर्म की बात करी। मुझे ऐसा लगता है कि ये टैक्स रिफॉर्म जो है वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आने वाली है। पहले कई बार हिंट भी दे चुकी हैं वो। तो ये जो 5% कम कर देना, 10% बढ़ा देना, ये कर देना, ये बड़े शॉर्ट टर्म गेन्स हैं जी। तो मैं अपने अगर दृष्टिकोण से देखता हूँ तो मैं उस टैक्स रिफॉर्म को आई करूँगा, मैं उसको देखूँगा, ना कि इमीडिएट कोई बेनिफिट की मैं बात करूँगा। हाँ, जहाँ तक आपका सवाल हुआ कि मैं ठगा हुआ महसूस कर रहा हूँ, मैं ठगा हुआ इसलिए अभी महसूस नहीं कर रहा क्योंकि बहुत सारा बिजनेस आने वाला है। तो जो मैंने अगर कोई नुकसान उठाया है पिछले साल के अंदर या पिछले 2 साल के अंदर, उसकी भरपाई हो जाएगी, तो वो एवरेज आउट हो जाएगा बाय लॉ ऑफ एवरेजेस। तो ये कह देना कि भाई मैं मतलब एक चीटेड फील कर रहा हूँ सरकार की तरफ से क्योंकि सरकार ने स्लैब को नहीं बढ़ाया या सरकार ने टैक्स स्लैब जो है वो कम नहीं किया, नहीं, उन्होंने बहुत सारी जो अनोमलीज थी उनको भी आयरन आउट किया है। ये जो 2 साल वाला बताया उन्होंने रिटर्न को रिवाइज करने का, इसमें बड़ी टेक्निकल अनोमली आ रही थी जी जी। एक तो उसको उन्होंने दूर कर दिया। दूसरा उन्होंने एक बहुत अच्छी बात करी कि भाई एक क्वेश्चन ऑफ लॉ अगर किसी कोर्ट के अंदर ऑलरेडी चल रहा है तो उसी पॉइंट के ऊपर दोबारा अपील नहीं फाइल करेंगे, विच विल रिड्यूस द लिटिगेशन। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट दीज आर ऑल इंटेलिजेंट मूव्स। जो दूसरे मूव होते हैं मुझे लगता है वो इतने एप्लीकेशन ऑफ माइंड के साथ नहीं होते, वो सिर्फ पॉपुलिस्ट होते हैं। एग्जैक्टली कि पॉपुलैरिटी कमा ली कि जनता खुश हो गई, लोग खुश हो गए, टैक्स पेयर्स खुश हो गए। तो कुल मिलाकर के अगर टैक्स पेयर्स के नजरिए से भी देखें, भले ही कोई बहुत बड़ी रियायत ना मिली हो, लेकिन सरकार ने दूरदर्शिता दिखाई। यस विजनरी बजट है, इंटेंट, उस इंटेंट अच्छा है देश के विकास में। बिल्कुल। मैं इसको अब इस बातचीत के दायरे को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। जब कोरोना फैला उसके बाद इस पैंडेमिक में बहुत सारे छोटे छोटे कारोबार थे वो बंद भी हुए, और जो एंटरप्रेन्योर थे, जो मालिक लोग थे, किसी को कर्जा लेना पड़ा, तो या फिर जो कारोबार चल भी रहे हैं वो कोई बहुत उम्दा स्थिति में नहीं है। तो एमएसएमई के नज़रिए से अगर हम देखें तो उस लहजे से आप इस बजट में क्या देखते हैं? देखिए, एमएसएमई को अगर आप स्पेशली फोकस करें, पिछले 2 साल में जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज सरकार ने दिया उसके थ्रू बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी गई हैं। आज हमारे एमएसएमईज़ को बेसिकली 3 टाइप की प्रॉब्लम्स हैं। पहली बात, एक्सेस टू फाइनेंस। एक्सेस टू फाइनेंस मीन्स रीजनेबल रेट पे फाइनेंस उसको मिले।
और दूसरा है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करके वो अपने काम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है टेक्नोलॉजी का ही है। तीसरा जो प्रॉब्लम है एक्सेस टू मार्केट, कि मार्केट में जो आप सामान बना रहे हैं अब उसको मार्केट में कैसे ले जाए। ये 3 बेसिक प्रॉब्लम हमारे एमएसएमईज़ की हैं। पिछले अगर आप 2 साल में जो सरकार के रिफॉर्म्स हैं उसको अगर आप इसमें मुझे ऐसा कुछ एमएसएमईज़ के लिए वैसा वो कुछ नहीं लगा कि कोई स्कीम आई है, बट पिछले जो 2 साल में जब कोविड था, जो एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज का सारा फोकस एमएसएमईज़ पे है। एमएसएमईज़ को कैसे वहाँ से उनके लिए जो कैसे जो लोन रिस्ट्रक्चरिंग करी गई। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जैसे जैसे बिज़नेस थोड़ा बढ़ रहा था, थर्ड वेव का हमारे पास वो आ गया। अब इसमें सरकार का कंट्रोल नहीं है। अब सरकार का कंट्रोल कहाँ पे है कि उन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव, अभी मैं जैसे ही सुन रहा था कि किसी को कि पूरे दुनिया में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा गया था, पूरे दुनिया का। जो यूरोपियन ऐसी कंट्रीज़ थी जो कि अमेरिकन कंट्रीज़ या यूरोपियन नॉर्थ अमेरिकन, जो हम सोचते थे कि बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हैं या वो जो है वैक्सीनेशन कितनी जल्दी कर लेंगे, लेकिन आप देखिए भारत को सब लोग ये समझ रहे थे कि वहाँ पे 1.38 करोड़ लोग हैं तो भारत में तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन किस तरीके से भारत ने इस क्राइसिस के टाइम में अपॉर्चुनिटी निकाली, अपॉर्चुनिटी ही नहीं निकाली बल्कि जो वैक्सीन हब जो है भारत बन गया। अपने लिए ही नहीं रखी वैक्सीन्स, बल्कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू भारत ने अपनी एक अलग छाप पूरे दुनिया में बनाई है। अगर दूसरी बात, जब आप ये देखिए 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन, अनएक्सपेक्टेड लॉकडाउन पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में जो पहली बार हुआ, तो हमारे देश में एक भी पीपीई किट मैन्युफैक्चर नहीं था। लेकिन जुलाई 2020 तक हम लोग 8.5 लाख पीपीई किट पर डे बना रहे थे। ये हमारे एमएसएमईज़ की पावर है। और ये कैसे आई? ये गवर्नमेंट ने उनको सहारा दिया, उस पर फोकस किया, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे दूरदर्शिता नज़र आती है लीडरशिप में। वहीं पे नहीं रुके उन्होंने, ये भी पहले हम क्या करते थे, अगर ऐसी कोई पैंडेमिक आ गया है तो वेट करो भाई, वो अपना वैक्सीन आएगी, यूके से वैक्सीन आएगी, यहाँ से वहाँ से हेल्प मदद देगा तब करेंगे। लेकिन आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज दिया, उसमें देश ने, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उसमें एक विजन दिखाया, देश ने हिम्मत दिखाई, उन्होंने हिम्मत दी। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश का हर इंसान, हर कारोबारी, हर युवा इतना कर्मठ है कि 0 ऑन मार्च या अप्रैल तक भी 0 था प्रोडक्शन पीपी किट का। 8.5 लाख पीपी किट पर डे बाय जुलाई 2020। 4-5 महीने में इतना बड़ा रिफॉर्म कर देना, ये एक बहुत छोटी मोटी बात नहीं है। ये कई लोगों को पता नहीं है। आप देखिए कई लोगों ने अपना इतने आज पिछले अगर आप 6 साल में देखें, देश में कम से कम 70 यूनिकॉर्न्स, $1 बिलियन से ज़्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनीज 2-2.5 साल में। मीशो करके एक कंपनी है, वो उसका फाउंडर 2 साल में जो पहली ऐसी कंपनी है जो 2 साल में यूनिकॉर्न बन गया। आज मतलब एक युवा जिसके पास थोड़ा भी करने की वो रखता है ताकत, वो अपने आप अपने घर से अपने मोबाइल फ़ोन से बिज़नेस शुरू कर सकता है। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ये इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना गवर्नमेंट का काम है। तो उसमें लेकिन ये एक समुद्र है, उसमें गोता लगा के अपने लिए चीज़ निकालना वो हर इंसान के बस की बात है, वो खुद कर सकता है। तो यहाँ पे एक पर्सनल इनिशिएटिव की तो कौन कितना ले रहा है, वो कर्मठता आदमी की दिखेगी। साकेत साहब, आप एमएसएमई के नज़रिए से जब आप सोचते हैं, इस बजट को आप देखते हैं, तो आप इसमें क्या ऐड ऑन करेंगे? देखिए, इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा खुशी है कि देखिए मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे बजट देख चुका हूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही रिकॉल कर रहा था कि एक बजट था, करीब कल से 30-32 साल पहले की बात है। तब फाइनेंस मिनिस्टर थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने बजट दिया था। उस बजट के अंदर उन्होंने टूथपेस्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाया था और उसका जस्टिफिकेशन ये दिया था कि मैं चाहता हूँ कि सब लोग दातून करें। और एयर कंडीशनर्स ये लग्जरी मानी जाती थी, उसके ऊपर हर साल टैक्स बढ़ जाता था। सिगरेट के ऊपर टैक्स हर साल बढ़ा दिया जाता था।
उससे आज हम जिस बजट में आए हैं, आज कोई टैक्स के ऊपर टिंकरिंग नहीं हुई है, जिसे कहते हैं ना, टैक्स में कोई टिंकरिंग नहीं हुई है। स्पॉटलाइट के अंदर एमएसएमई और एग्रीकल्चर रहा है। एमएसएमई के लिए सीतारमन जी ने माइक्रो की भी बात करी, माइक्रो बिजनेसेस की भी बात करी, स्मॉल बिजनेसेस की भी बात करी, और 2 लाख करोड़ का एलोकेशन किया इस सेक्टर के लिए। अब ये एमएसएमई जो है वो इसका कैसे फ़ायदा उठाता है, वो एमएसएमई को देखना है अब, बिकॉज अपॉर्चुनिटी सामने है। आज फाइबर डलना है, गांव-गांव तक फाइबर डलना है, तो किस किस को काम आएगा? जो वहाँ खुदाई करेगा, लेबर वाला है, जो फाइबर बिछाने वाली कंपनी है, जो बना रही है, इसमें बस 5G रोल आउट होगा, कितना काम आएगा आप देखिए। तो ये सब चीज़ों को अगर देखते हुए एमएसएमई के लिए तो ये दिवाली का टाइम है। एग्जैक्टली, मेरी ये सोच है। मतलब एक तरीके से एमएसएमई देखा जाए बैकबोन है, और उस बैकबोन को मजबूत करने में इस बजट में सरकार ने पूरी पावर दे दी है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। साकेत जी ने एक बहुत अच्छी बात करी कि मतलब किस तरीके से पहले बजट होते थे और क्या आज है। पहले जब बजट आता था, मुझे भी याद है जब हम पहले बचपन में बजट आता था, सिर्फ यहाँ तक हमारी सोच रहती थी क्या चीज़ महंगी होगी, क्या चीज़ सस्ती होगी, उसके आगे कुछ भी देश के नज़रिए से कुछ भी नहीं था। ये जो है जब से मोदी सरकार आई है तब से उन्होंने, जैसे एक ऐसी बात है कि आपकी हेल्थ है, अगर आप हेल्थ को, कि आप जैसे पैर में कुछ दर्द हो रही है तो आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो ये आपने नहीं देखा कि हो सकता है जो आपका पैर का दर्द हो, मे बी आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम हो, L1 L4 वगैरह में, तो उसकी वजह से हुआ, ये तो नहीं देखा, उसको क्योर नहीं किया। आप कह रहे हैं पैर के दर्द को क्योर, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो पैर का दर्द क्यों हो रहा है, तो जड़ कहाँ है। आज अगर हम देखें बजट को इस तरीके से देखिए कि उन्होंने नब्ज पकड़ी है कि, क्योंकि देखिए ये ट्रांसफॉर्मेशन लाने में बहुत लंबा काम है, तो उन्होंने जो दर्द है यानी जड़ क्या है, अगर दर्द हो रहा है लोगों को, उसकी जड़ कहाँ है वो उन्होंने पकड़ने की कोशिश करी। इतने सारे लॉज उन्होंने जो है वो रिपेल किए, बहुत सारे लॉज जो ऐसे लॉज थे जो कि अंग्रेज़ों के टाइम के पुराने बहुत चले आ रहे थे, कभी किसी ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और क्या हमारे लिए रिलेवेंस है, क्या रिलेवेंट नहीं है, इन सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं दिया। टैक्स रिफॉर्म की साकेत जी ने बात करी कि भाई उन्होंने कहा कि दोबारा जब कोई केस अंडर कंसिडरेशन है तो उसमें आप दोबारा नहीं, उसमें कर नहीं सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले टाइम में। तो इस तरीके से ये जो इस टाइम सोच चल रही है, ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं चल रही है, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? विजन क्या है? विजन वही है कि आप इस देश को 25 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, आप इस देश को 100 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, 1 साल के अंदर क्या हो जाएगा देश में। अगर आप, मैं छोटी सी एक बात कहता हूँ, 2014 में ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार आई और इन्होंने 175 गीगावाट ऑफ एनर्जी बाय 2022 ऐलान किया था 2014 में, 175। और पिछले जो सरकार थी उन्होंने सिर्फ जो है 20 गीगावाट सोलर पावर 2022 तक रखा था जवाहरलाल नेहरू मिशन में। तो मोदी सरकार जैसे आई उन्होंने उस 20 गीगावाट को 2022 तक 100 गीगावाट उन्होंने किया, 5 टाइम्स। और ये विजन नहीं, और दूसरी की बात देखिए, सब लोग ये कहने लगे कि भाई वो कैसे होगा, ये तो मतलब जुमला है, बड़े जुमला। आज ये हकीकत है, हम लोग 100 गीगावाट सोलर एनर्जी को टच कर रहे हैं। दूसरी बात, लोगों ने जब इन्होंने डिजिटल इंडिया अनाउंस किया तब ये लोग कह रहे क्या है ये डिजिटल इंडिया, ये भी जुमला है। लेकिन आज अगर आप देखें, डिजिटल इंडिया के बिना आप कुछ सोच ही नहीं सकते, आपका जीवन अंधकार है। बिल्कुल ठीक है, डिजिटल इंडिया के बिना पे चले जाइए, हाँ, फोन पे साहब 5 रुपए की पेमेंट भी आदमी बिल्कुल आप सोच सकते थे कि कैसे गरीब आदमी बैंक में खाता, वो उस सपने में देखता था कि कोई बैंक है, उसके दरवाजे तक जाने में उसे डर लगता था, बैंक के दरवाजे तक गरीब आदमी को जाने में। आज उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा जाता है, वो देखता है किसान
किसानों को मतलब उनके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में पैसे दिए। जब कोविड चला तो लोगों के घर में अनाज, वहाँ गांव में जाके देखिए लोग कितने खुश हैं कि मतलब उनको एटलीस्ट खाने की भूख तो ना मरे। मुझे याद है जब हम लोग पहले बचपन में देखते थे, सुनते थे, और हमने भी खुद देखा हुआ, जो राशन आता था उस पे भी बहुत ही थर्ड क्लास गेहूं और चावल वो आते थे जो राशन में फ्री में मिलता था, वो भी मुझे कुछ हल्का सा याद है। बट आज अगर आप देखें तो हम जो है कई ऐसे, दूध में वी आर द हाईएस्ट मैन्युफैक्चर, एग में थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ एग, और हमारे पास फूड सरप्लस है। आज हम फूड सिक्योरिटी की तरफ जा रहे हैं, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है, डिस्पाइट कोविड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी जो है वो 16.3% है, इस बार हाईएस्ट है। और किस तरीके से एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करने की बात यहाँ पे चल रही है, ये भी देखिए। ड्रोन, किसान ड्रोन, कभी सोच ही नहीं सकता था भाई। अभी फार्मिंग पे ही शिफ्ट होना चाह रहा था जी, और आप एमएसएमई से बिल्कुल बढ़ते चूंकि सारी चीजें कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। नो डाउट जो बजट है वो वाकई बहुत विजनरी है। हाँ। चलिए अब मैं एमएसएमई से थोड़ा सा एग्रीकल्चर की तरफ शिफ्ट होता हूँ। किसान आंदोलन चला, दिल्ली के बॉर्डर सील रहे, और लगातार विपक्ष से लेकर के और तमाम बहुत सारे नेता और ये सब आरोप लगाते रहे, और किसानों को लेकर के भी इस बजट में एक पहले से ये सवाल देखा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि साहब किसानों को क्या मिलेगा, किसानों को इस बजट से क्या प्राप्ति होने जा रही है, सरकार किसानों के हित में क्या करने जा रही है। तो जब ये बजट आ चुका है, आपको क्या लग रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर को इस बजट से क्या प्राप्ति है, ये किसान आगे कहाँ जा रहे हैं? देखिए, एग्रीकल्चर को हमें बड़े होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। आज हम देखें पर जो हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है हिंदुस्तान में कम है। आप कनाडा या विकसित देशों और हमारे देश में क्या फ़र्क है, अगर 1 हेक्टेयर में से कितनी पैदावार कर सकते हैं, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हमारे देश में आज भी कम है। इस बजट में क्या पिछले 3-4 साल से हमारा जो फोकस रहा है, देखिए बड़ी ये हमारे देश की विडंबना है, आज भी हमें बारिश पे डिपेंड करना पड़ता है कि हमारा फसल कैसे होगी। और कभी अगर बारिश मेहरबान होगी तो जैसे इस बार तो फसल अच्छी होगी, तो कभी किसी ने एक सिंचाई इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे क्रिएट हो, इस पे ध्यान नहीं दिया है। अब यहाँ सबसे बड़ी बात है, आज देश जिस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ जा रहा है, उस पर गवर्नमेंट ने फोकस किया है। गवर्नमेंट ने फोकस किया है कि कैसे किसानों को सिर्फ सब्सिडी तक उन्होंने उनको सीमित नहीं रखा है। उन्होंने ये बोला है कि कैसे अच्छे बीज का सिलेक्शन कर सकें, और कैसे आपका जो वो प्रोड्यूस है उसको इंटरनेशनल मार्केट में चौपाल्स गवर्नमेंट ने क्रिएट करी, और फूड प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन FPOs क्रिएट किए हैं, जिससे कि वो अपने वहाँ पे जो प्रोड्यूस है उसको मंडी तक कैसे भेज सकते हैं। ये सारी चीज़ें प्रावधान है इसमें। और अब जो है, जो मैं इस बजट में ही मैंने देखा था कि ड्रोन, किसान ड्रोन, मतलब ड्रोन के थ्रू, ड्रोन जो टेक्नोलॉजी आएगी उससे हमारा किसान, उनको कैसे फ़ायदा हो उस पर ध्यान दिया है। और लोगों को ये बताया जा रहा है कि कई जगहों पे जैसे आज हमारा गेहूं या चावल बहुत ज़्यादा पैदा होता है, जबकि उसकी इतनी खपत यहाँ पे नहीं हो पा रही है, तो कैसे हम दाल जो है हम इंपोर्ट कर रहे थे, दाल को कैसे, अरहर दाल है या मोटा अनाज को कैसे मतलब हम उसको बढ़ा सकें। और कई ऐसे आयुर्वेदा, हमारे देश की एक पुरानी वो है, धरोहर है, कि उससे रिलेटेड कई ऐसी जड़ी बूटियाँ जो कि हर इंसान मतलब अपने खेत से पैदा कर सकता है, उसके लिए एक प्रॉपर वो बना के। तो इस तरफ जो है, क्योंकि दीज आर फ्यूचरिस्टिक थिंग्स, ये आने वाले टाइम के लिए कैसे किसान को, अगर हमें उसकी इनकम बढ़ानी है, सिर्फ खेती से नहीं बढ़ेगी, इनकम बढ़ सकती है कैसे नई नई टाइप की सब्जियां उगाएं, कैसे आप नए फ्लावर्स उगाएं, या कैसे जो ये आपका आयुर्वेदा से रिलेटेड हर्ब्स हैं, ये हैं, उनका पैदावार कैसे करें, दालों का पैदावार कैसे करें, और उसको पैदावार करने के बाद उस किसान को ट्रेनिंग दी जाए कि कैसे इसको इंटरनेशनल मार्केट में जहाँ पे लोगों को ज़रूरत है उसको पहुँचाएं। ये सब फोकस जो है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल है, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है देश की सोच में, और इससे लॉन्ग टर्म फ़ायदे हैं किसान को। जबकि पिछले, आज जैसे जो एग्रीकल्चर पैदावार इतनी ज़्यादा बढ़ी है, इसीलिए बढ़ी है कि पिछले 5-6 साल में जो कदम उठाए हैं उसकी वजह से बढ़ी है, उसका फ़ायदा मिला।
साकेत साहब, मैं अगर ये समझना चाहूँ कि एक आम किसान जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, उसको अगर हम ये कहें कि साहब मोदी साहब का ये बजट आपको ये चीज़ें दे रहा है और भविष्य में आप इन चीज़ों का फ़ायदा उठा करके इस तरीके से तरक्की के रास्ते पे जा सकते हैं, तो आप किस तरीके से समझाएंगे? देखिए साहब, ऐसा है कि पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 14th जनरेशन कल्टीवेटर भी हूँ। मतलब पिछली पुश्तें मेरी 13 पुश्तें जो थी देवर लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार, तो आई कंटिन्यू टू बी ए ज़मींदार और मैं खुद कल्टीवेशन करता हूँ। तो जो मैं आपको बोलूँगा एग्रीकल्चर को तो आप बहुत तो हाँ बिल्कुल, तो मैं ज़मीनी हकीकत बात बताएंगे। हाँ, ज़मीनी बात मैं आपको बताऊँगा। मैं कोई एयर कंडीशनड कमरे में बैठ के पॉलिसी या उस चीज़ की बात मैं नहीं करूँगा। किसान क्या समझता है, बिकॉज मैं खुद किसान हूँ उस हिसाब से। देखिए साहब, जो एक ये एग्रीकल्चर सेक्टर है ना, इसको एमएसपी से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं एक रेडिकली गलत या अलग बात कर रहा हूँ जी। इसको, ये कि एमएसपी का एक चुंगल है बात करें जिसमें शायद ये सरकार भी फंस गई है, क्योंकि हमें इतना जो गेहूं और जो चावल है वो नहीं खरीदना है, सरकार को नहीं खरीदना है। हमारे पास 21 लाख टन का बफर होना चाहिए, जो आज की डेट में 100 लाख टन है। तो कहीं मैं पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि 21 लाख करोड़ रुपए जो हैं वो इस चीज़ में सरकार के लॉक्ड हैं। आज वो 21 लाख करोड़ जो हैं, अगर कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, आज आपकी सुबह एक चैनल में डिबेट में एक डॉक्टर साहब कह रहे थे कि भाई पब्लिक हेल्थ सिस्टम तो है ही नहीं इस देश के अंदर, उसमें अगर आप 21 लाख करोड़ लगा देंगे तो वो किसान जो मैं हूँ, मुझे भी उसका बेनिफिट मिलेगा। जहाँ मेरी ज़मीन है उससे जो हॉस्पिटल है कम से कम नहीं तो 15 या 20 किलोमीटर है, क्योंकि मैं एक खुशहाल स्टेट के अंदर एग्रीकल्चर करता हूँ। यही बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ कई 100 किलोमीटर पे कोई अच्छा हॉस्पिटल है। तो वो जो एमएसपी का फ़ायदा दिखाकर ये दूसरी जगह से हाथ तंग हो जाता है, वो किसान को समझना है, और किसान आज की डेट में समझता है एग्रीकल्चर समझ रहा है सर। जो एग्रीकल्चर अब आपको मैं ये एक पैराडाइम आपका मैं चेंज करना चाहता हूँ। आज की डेट में किसान जो है वो मेरे और आपसे ज़्यादा अवेयर है, वो मेरे और आपसे ज़्यादा टीवी देखता है, क्योंकि उसको सारा दिन नहीं वहाँ बैठना है। हाँ, किसानियत के अंदर एक बार आपने बीज लगा दिया, उसके बाद खाद डाल दी, सिर्फ आपने देखना है 4 महीने तक, फिर उसकी कटाई करनी है, तब तक तो वो खाली है ना। तो वो ज़्यादा टीवी देख के ज़्यादा नॉलेजेबल है। और जो मॉडर्न बच्चा है आज की डेट में किसान का, चाहे वो 25 साल का या 30 साल का है, उसके हाथ में मोबाइल है, उसको गूगल मालूम है, उसको यूट्यूब मालूम है, वो सारी चीज़ें यूट्यूब से देखता है कि आज की डेट में कौन सा मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट है जो मैं यूज़ करके अपनी खेती बढ़ा सकता हूँ। तो ये कहना कि किसान अब वो पुराना है, अनअवेयर है, वो धारणा गलत है। वो कोई एक गलत प्रोजेक्शन दी जा रही है इस सरकार के अंदर जी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ द बैकबोन ऑफ दिस कंट्री। हमारे को खाने के लिए चाहिए, हमारे पास खाने के लिए सरप्लस है, बिल्कुल ठीक बात है। इस बजट के अंदर एक जो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल कर आई हैं, मैं उसको हाईलाइट करना चाहूँगा। पहली चीज़ जो है, मोटा अनाज उगाने की बात हुई है कि भाई एक शिफ्ट होना चाहिए फ्रॉम पैडी एंड वीट। एक उसका एक इनिशिएटिव सामने नज़र आ रहा है, जो कि आने वाले टाइम में मालूम पड़ेगा, और वो होना भी चाहिए। जो ज्वार बाजरा ये सब तो एकदम। दूसरा जो इरिगेशन की बात है, चाहे वो डायरेक्टली नहीं बोला, उन्होंने बोला कि मैं 5 नदियों को कनेक्ट करूंगी। उसका क्या मतलब होता है? इट इज बीइंग कनेक्टेड फॉर इरिगेशन नीड्स। वी हैव टू इम्प्लाई फ्रॉम दैट। तो अगर किसान की तरफ नहीं देख रही थी वो, या फाइनेंस मिनिस्टर नहीं देख रहे, या सरकार नहीं देख रही, तो उनको फिर जोड़ने की क्यों बात करते हैं? ठीक है। तो देयर इज लॉट फॉर एग्रीकल्चर इन दिस बजट। ये कह देना कि भाई, एक मैं चैनल में सुन रहा था, कोई कह रहा था जी इतना परसेंटेज कम कर दी, ज़्यादा कर दी, ये कर दी, वो नहीं है। अल्टीमेटली जो किसान है उसको उसका एमएसपी अगर चाहिए तो उसको मिल रहा है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि भाई जितनी भी ज़मीनें हैं उसकी वो डिजिटाइजेशन करेंगी।
जो ऑलरेडी बहुत टेक्नोलॉजी स्टेट्स की में जो है, बात हो रही है। या बहुत सारी स्टेट्स में ऑलरेडी है। हरियाणा एंड पंजाब इज ऑलरेडी डिजिटाइज्ड एज फार एज लैंड रिकॉर्ड्स आर कंसर्न। सो जिन स्टेट्स में नहीं है वहाँ पर भी उसको वो करने की बात कर रही है। सो दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव, बिकॉज क्या होता है एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट होता है लैंड ओनरशिप को लेकर, एग्जैक्टली। कि कौन किसका मालिक है, क्योंकि ये तो बाउंड्रीज तो होती नहीं है। और जरा सी जमीन पर लड़ाई झगड़ा आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे चले जाइए, 80% लिटिगेशन इज ऑन लैंड ओनरशिप, कि भाई वो उसने अपनी जो वो मेड़ है वो मेरे इधर ले आया, इधर ले आया, काट करके मेड़ इधर ले अपने आया। हिस्से में ले ली। तो वो सारी चीज़ों को वो एड्रेस कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी आई वुड से बजट विद एप्लीकेशन ऑफ माइंड। एक बात और समझना चाहेंगे साहब, ये जो 5 किलोमीटर का दायरा जो गंगा नदी के किनारे, और कहा कि साहब इसमें पूरा कॉरिडोर बनाएंगे, और ये जो मोटा अनाज जो है इस तरीके का, ये प्रोजेक्ट आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो इनलैंड वाटरवेज़ की जो ताकत है, पहले टाइम में आपने देखा कि नदियों से ही सारा व्यापार होता था, और वो हम बीच में भूल गए थे, और हम सड़कों से और रेल्स के थ्रू आ गए। अगर आप देखें तो नदी से अगर 25 पैसे लगते हैं तो आपके रेल से करीब 1 रुपया, और यहाँ से सड़क से 2.5 रुपये पर किलोमीटर का जो खर्चा है। तो अगर उसमें कॉरिडोर 5 किलोमीटर के अंदर बनाया जाएगा, और गंगा नदी को ऑलरेडी जो हमारी 111 नेशनल वाटरवेज़ गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिए हैं, क्योंकि हमारा इस गवर्नमेंट का फोकस है इनलैंड वाटरवेज़ पे। जो इनलैंड वाटरवेज में जब फोकस है तो उसके थ्रू, और गंगा के साथ साथ करीब 40% हमारे देश की आबादी रहती है गंगा, तो जो कि बहुत मतलब 40-45 करोड़ लोग मतलब गंगा के आसपास रहते हैं। अगर उसमें कोई चीज़ एक्टिविटी करी जाएगी तो समझ लीजिए कि वो 40-45 करोड़ लोगों के अलावा कितना उसका रिपल इफ़ेक्ट होगा, उसका हमने आज तक कोई फ़ायदा लिया नहीं। तो ये एक बहुत ही दूरगामी दूरदर्शी सोच है, बहुत विजनरी अप्रोच है। तो ये इसका फ़ायदा है। एक तो आपका उस वाटरवे को इस्तेमाल होगा तो सस्ते उसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और दूसरा कि भाई उसमें जो इतने सारे लोग रह रहे हैं वो कैसे उनके लिए रोज़गार वो पैदा किए जाएंगे, क्योंकि गंगा के किनारे बहुत सारी आबादी रहती है आसपास। अगर आप देखें जहाँ से गंगा निकली है और जहाँ तक जा रही है हिंदुस्तान में, उसमें दोनों तरफ देख लीजिए 5 किलोमीटर की दूरी पे बहुत सारे आपको शहर, बहुत सारे लोग, गांव, कस्बे सारे गंगा के आसपास है। मिल जाएंगे जी। अगर मैं एजुकेशन के लिहाज से देखूँ, मैं हेल्थ के लिहाज से देखूँ, मैं इंफ्रा के लिहाज से देखूँ, इस बजट के कौन से ऐसे हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं जो आपको लगता है कि इसका असर आगे तक? देखिए, आपने आज बजट में देखा होगा कि वैसे तो बजट पढ़ा जा रहा था टैब से जी, बट ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कागज़ भी साथ में रखा हुआ था जो कि अपडेटेड था, विच हैड फिगर्स ऑफ द GST कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्सेस की। वो एक इंडिकेटर है। 1,40,000 करोड़ की कलेक्शन एक महीने के अंदर इज़ अ रिकॉर्ड, इट इज़ अ रिकॉर्ड। हम हमेशा 90-95 में थे, फिर 1 लाख जब पार किया पिछले साल में तो इट बिकेम अ न्यूज़। आज अगर ये 40% इंक्रीज़ की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स सरकार को नज़र आ रहा है कि आने के वाले टाइम के अंदर हमारे पास पैसा होगा। जब हमारे पास पैसा होगा तो उस पैसे को हमने कैसे इस्तेमाल करना है जिससे कि और वेल्थ क्रिएट हो सके। एक तो होता है कि भाई आपने पैसे को लोगों में बांट दिया। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा वेनेजुला का। वेनेजुला जो है उसके पास सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा तेल है। इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट ऑयल डिपॉजिट्स इन दी वर्ल्ड। उनके एक प्रेसिडेंट होते थे हुगो चावेज़, जिनकी 2015 के अंदर डेथ हो गई। तो वो बहुत पॉपुलिस्ट थे। उन्होंने कहा जी हमें तो इतने हमारे तेल बिकता है, हमारे पास तो इतना पैसा है, तो हम तो ये पैसा लोगों में बांटते हैं ताकि मैं एक अच्छा वो इंसान नज़र आऊँ और हमेशा मैं वो लीडर बना रहा हूँ। अब जब वो 2015 के अंदर उनकी डेथ हुई तो पता ये लगा कि जितना भी तेल का पैसा था वो सारा तो लोगों में बट गया। उसके बाद इतनी डिफ्लेशन हो गई है, इन्फ्लेशन हो गई है कि 1 रुपये वहाँ के 1 करोड़ के बराबर हो गया। एक ब्रेड का पैकेट जो है वो, जबकि रिसोर्सेज के अंदर ऑयल डिपॉजिट अभी भी इतना ज़्यादा है वहाँ पर। तो अगर हम उससे कुछ सीख लें
तो मुझे लगता है कि कुछ फ्री में नहीं बांटना चाहिए सरकार को, आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाइए, वो उससे हमारे को कमाई होगी। जैसे जो एक्सपर्ट्स होते हैं ना, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं, वो कहते हैं साहब आप डेप्रिशिएटिंग एसेट के ऊपर पैसा, आप गाड़ी मत खरीदिए, आप उसको किसी प्रॉपर्टी में लगा लीजिए, उस प्रॉपर्टी से अगर आपको रिटर्न आएगी तो उससे आप गाड़ी फाइनेंस करा लीजिए। एग्जैक्टली। तो उस तरह की जो फिस्कल प्रूडेंस है वो हमें चाहिए इस देश में। मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ, मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का नहीं हूँ कि मुझे फ्री क्या मिल गया। एग्जैक्टली। और वो विजन दिखता है यहाँ, वो 10/10 दिखता है। देखिए 10/10 इन्होंने कह दिया। अब आप बता दीजिए साहब, इस बजट को आप क्या कहना चाह रहे हैं? मेरे ख्याल कितने से मार्क्स बस देने जा रहे हैं? 10 में नहीं, डेफिनेटली पहली बात तो 10 में से 10 ही देंगे हम इस बजट को। इसलिए देंगे, हमने इससे पहले एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सारा डिस्कस किया, टेक्नोलॉजी डिस्कस किया। अब लास्ट में जैसे एजुकेशन आपने बोला, क्योंकि जब अगर किसी देश में अगर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है तो एजुकेशन के बिना नहीं आ सकता है। तो आज हमारे देश की करीब 60% जो आबादी है वो विलेजेस में रहती है, गांव में रहती है। तो जो इस टाइम एक डिजिटाइजेशन हो गया है, इसके थ्रू जिससे गांव के बच्चों को भी वो एजुकेशन मिल सके, वो भी, क्योंकि आज टीवी इंटरनेट के थ्रू गांव का बच्चा भी हर चीज़ दे सकता है। उसको ये पता है कि अमेरिका में क्या हो रहा है या जापान में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है। पहले ये सिर्फ किताबी बातें हुआ करती थी, आज जब बच्चा पैदा हो रहा है तब से ही उसको पता है। तो उस माहौल में जो बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको जो है कैसे ई एजुकेशन दिया जाए। आज का जो भी बच्चा पैदा हो रहा था, आप देखें जो आज की पीढ़ी है, 21st सेंचुरी की पीढ़ी है, वो जो है गवर्नमेंट ने इसमें एक तो डीटीएच के थ्रू एजुकेशन देने की बात करी है, रीजनल लैंग्वेजेस में एजुकेशन देने की बात करी है, 200 नए टीवी चैनल लॉन्च किए जा रहे हैं, डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रपोजल गवर्नमेंट ने रखा है। तो ये सब जो है एक क्या सोच है, ये एक दूरगामी सोच है गवर्नमेंट की, क्योंकि ये रियलिटी होने वाली है बहुत जल्द। अगर आप ये देखें कि 1990 में अगर आपको कोई बोलता कि भाई इंडिया में जो है ना ऐसी चीज़ इंटरनेट आ जाएगी जिससे कि हर चीज़, आप कहते भाई पागल है, मतलब क्या ऐसे थोड़ा ना कोई जाल बिछ जाएगा, वो एक ड्रीम था। तो ऐसे ही जो है, जो ये अब ये चीज़ होने जा रही हैं, आज अगर कोई आदमी ये सोचता है कि ये उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है तो वो बहुत गलत है, कि इसकी बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस रहेगी। और आने वाला वक्त बाई 2030 दुनिया एकदम अलग हो चुकी होगी, जो कई ऐसी आज की एजुकेशन है जिसकी कोई रिलेवेंस नहीं रहेगी और नए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जब हमने देखा है पिछले 2 साल में ही कोविड के बाद कितना बदल गया है, देश कितना बदल गया है, दुनिया कितनी बदल गई है, ग्लोबल। आज अगर अमेरिका में कुछ होता है तो हमें भी फ़र्क पड़ता है, पहले अगर वहाँ कुछ हो रहा तो हमें क्या फ़र्क पड़ना था। बट आज एक ग्लोबल इकोनॉमी है, इसलिए हम अपने क्रिप्टो का भी आप देखिए ना, क्रिप्टो का भी गवर्नमेंट ने इसीलिए अल्टीमेटली एक तरीके से एक्सेप्ट कर लिया, क्रिप्टो में इसीलिए टैक्स लगाया है, तो उसके लिए रेगुलेशन बनेगा। तो आज हम अपने आप को ग्लोबल इकोनॉमी से अलग नहीं कर सकते, हमें उसी दिशा में जाना पड़ेगा, उसी के साथ चलना पड़ेगा कि जहाँ पे पूरी दुनिया जो है जिस तरफ जा रही है, अदरवाइज हम उस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। मैं साहब वाइंड अप करूँ इस पूरे डिस्कशन को, उससे पहले क्रिप्टो पे बात चलिए। तो क्रिप्टो पे 2 बातें आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, बिटकॉइन को लेकर के या तमाम तरीके की जितनी भी डिजिटल करेंसीज हैं, बिटकॉइन है, लिटिकॉइन है, डिजिकॉइन है, बहुत सारे ये बिटकॉइन पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था, एडवर्टीजमेंट चैनल पे चलने शुरू हो गए थे। तो सरकार ने जो कहा कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी लेकर के आएगी, ये कदम आपको कैसा, आप किस नज़रिए से इसको देखते हैं? आई थिंक इट इज़ कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे आज की डेट में मैं जबकि डिजिटल आईटी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसका मेरा व्यापार है, बट मैंने कभी भी डिजिटल करेंसी में इन्वेस्ट नहीं किया बिकॉज बहुत रिस्की है। बट येस, अगर एक बार आरबीआई बैक्ड कुछ करेंसी आती है तो मैं उस चीज़ को सोच सकता हूँ। दूसरा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो यंग जनरेशन है, जो मैं देखता हूँ आज की डेट में, हम तो पुरानी जनरेशन में चले गए, जो आज की डेट में 20 साल का बच्चा है, 25 साल का बच्चा है या 30 साल का है, उसके लिए एसेट क्लास क्या है, वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करेगा, वो स्टॉक्स में, इक्विटी में इन्वेस्ट करेगा, वो डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करेगा, रियल एस्टेट में नहीं करेगा। वो रियल एस्टेट विल बिकम थिंग ऑफ द पास्ट। रियल एस्टेट विल बी ओनली फॉर जेन्युइन यूजर्स। आज के बजट के अंदर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि अगले 25 साल में 60% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन विल बी इन अर्बन एरियाज।
अगर शहरों में सारी पॉपुलेशन आएगी तो शहरों में उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, घर बनाने हैं, सब कुछ करना है। तो उसकी अभी से प्लानिंग शुरू करी जा रही है कि किस तरीके के घर होंगे। अर्बन प्लानिंग की बात कर रहे हैं, वो अर्बन प्लानिंग के ऊपर कोर्सेज लाने की बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर। आज जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि मैं इंस्टीट्यूट्स के अंदर अर्बन प्लानिंग का कोर्स शुरू करवाऊंगी, बिकॉज हमारे को उसकी ज़रूरत पड़ेगी। सिमिलरली जैसे आपने कहा कि भाई ड्रोन चाहिए हमारे को एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ITIs के अंदर ड्रोन की ट्रेनिंग शुरू करी जा रही है। तो आप देखिए कि ये जो बजट है ये केवल फाइनेंशियल लेखा जोखा नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा एप्लीकेशन ऑफ माइंड है। एग्जैक्टली बहुत ब्रेन लगा है। इसको समझने के लिए आपको इसको ध्यान से सुनना है। आप अगर ऊपर ऊपर से सुनकर इसमें टिप्पणी देंगे कि जिसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो बेकार है, ये ऐसा है, तो दैट इज़ नॉट जस्टिफाइड। तो कुल मिलाकर के अगर ऐसा समझा जाए कि अगर हो सकता है इस बजट में मोटे तौर पर तुरंत में किसी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा ना महसूस हुआ हो, टैक्स पेयर सोच रहे हो कि साहब हम ठगे गए, एक आम आदमी को ऐसा लग रहा हो कि शायद अभी हमें कोई तत्कालिक सरकार ने कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं दिया है, लेकिन जो डिस्कशन हमारा इन एक्सपर्ट्स के साथ हुआ वो डिस्कशन ये कहता है कि ये सरकार विजनरी है, ये सरकार आगे की सोच करके चल रही है, और ये जो बजट है वो वाकई आगे 25 साल का सोच करके ये बजट लाया गया है। इसके दूरगामी परिणाम होंगे, ये विजनरी बजट है। बहरहाल इस बजट को लेकर के आपकी अपनी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इस जानकारी को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इंडिया न्यूज़ डिजिटल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।